नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं और आज वसीम मलिक साहब, मुझे लगता है कि जब से नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठाया, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी स्टोरी लेके आए। वैसे तो आप मरीम नवाज साहिबा को और वसीम मलिक साहब को देखते रहते हैं, बड़ी बड़ी खबरें ये करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे नज़दीक एक बहुत कमाल की और बहुत बड़ी स्टोरी लेके आए। पहले ज़रा स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं और फिर थोड़ा सा वजूहात क्या क्या हो सकती हैं या अफरीदी साहब की इस स्टोरी के पीछे क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे मुहरकात भी बात करेंगे। मलिक साहब, ज़रा पहले अपनी स्टोरी बता दें, क्योंकि आप ही का क्रेडिट है, दिस वाज योर स्टोरी। देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक एक मुलाकात हुई है। जब से आपको याद होगा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब आए हैं, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो उन्होंने हल्फ लेने के बाद जो 4 पहले इकदाम किए, कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को 2 इजलास बुलाए, उसके बाद एक ऐसी खबर थी कि जो बाहर नहीं आई। ओके। उस सब में मेरी इतलात के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को बुलाया। ओके। और ये 6 जजेस वो हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 25 मार्च 2023 को ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि इसमें जो एग्जेक्टिव है, बिलखुसूस ISI ऑपरेटिव्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उस ख़त में कि वो जुडिशल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के पॉलिटिकल आउटकम्स के लिए। तो उस सब के बाद फिर हमने देखा था कि उन जजेस को एग्जेक्टिव के सामने जो मुदाखलत कर रही थी, उन्हीं के सामने बांध के फेंक दिया गया था। काई साहब ने एग्जैक्टली तो जो इकदाम उस वक्त के चीफ जस्टिस को करना चाहिए था, वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने किया। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इन 6 जजेस को बुलाया। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और सीनियरिटी में जो तीसरे नंबर पे मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और मे बी चीफ जस्टिस डेज टू कम गुल हसन औरंगजेब, तो वो नहीं थे। इन 6 जजेस को बुलाया गया, इनके जो ग्रीवेंसेस थे वो सुने गए। ओके। और वहाँ पर तमाम जो मामलात हैं वो डिस्कशन में आए और उसके बाद फिर इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि अब मेरी सरपरस्ती में, मेरी कमांड में ऐसा नहीं होगा। मैं इस चीज़ को इंश्योर करूँगा कि कोई जो इस सारे मामले में मुदाखलत है, एक तो मुदाखलत भी नहीं होगी और दूसरा जो करैक्टर असैसिनेशन हमने देखा था कि इन जजेस के खिलाफ एक रियासती सरपरस्ती में कैंपेन शुरू हुई थी। उसमें हमारे रियासती वसाइल, हमारा रियासती टेलीविज़न नेटवर्क इस्तेमाल होता रहा और फिर वहाँ तक भी ये लोग नहीं रुके। इन्होंने क्या किया कि जो बदनीयती पर मबनी जो शिकायत हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए वो दायर की जाती रहीं और उसमें फिर 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी खुल के सामने आई। जैसे जहांगीरी हैं, उनकी वो फेक डिग्री वाला मामला और फिर मुबैना तौर पर वो जो कराची में सिंडिकेट की मीटिंग का होना और उसमें एक सिंडिकेट का मेंबर का बाहर आके बता देना, उनका अगवा हो जाना और फिर सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे देना। और फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो हमने देखा कि वो 1 महीने की रुखसत पर गए। अच्छा, मैं इस तरफ आ रहा था एग्जैक्टली। आपकी इत्तलात क्या है, क्योंकि बाबर सत्तार साहब वापस तो मंडे से आए ना कोर्ट रूम में, उससे पहले तो था कि वो शायद अमेरिका में या बैरून मुल्क हैं। तो ये जो 6 जजेस वाली मुलाकात थी, बाबर सत्तार साहब मौजूद थे? बाबर सत्तार साहब उसमें मौजूद थे क्योंकि बाबर सत्तार साहब पहले से वापस आ चुके थे। मंडे से उन्होंने गालबन एग्जैक्टली वो कोर्ट रूम में आए और उसमें जो मेरी इतलात हैं वो 6 जजेस ही थे, वही 6 खत लिखने वाले। तो बेसिकली उस ग्रीवेंस को या उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पर्पस था और उन्हें कॉन्फिडेंस देना भी पर्पस था, क्योंकि जो उस वक्त जो अदालती सरबराह है उसका काम ही यही है। उस वक्त तो हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि यार आप ये इन जजेस का ट्रायल बाद में कर लीजिएगा। एटलीस्ट एक इदारे के सरबराह को ये आर्गूमेंट तो अपनाना चाहिए, ये रिमार्क्स ही दे देने चाहिए कि यार हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने, वो इंक्वायरी के बाद। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस मौसूफ जो थे वो कहते थे कि ये बैक स्टैबिंग है, मेरे छुरा घोंपा गया है और वो मानने को तैयार नहीं थे। देखिए, मुदाखलत रोकना ये उसको सेकंड पर्पस है। वो कहते थे अपनी कोर्ट में, उन्होंने कहा ना कई दफा कि मेरे होते कुछ नहीं मुदाखलत। एग्जैक्टली, तो वो कह रहे थे कि अब तो मुदाखलत हो ही नहीं रही ना, तो वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको यकीन दहानी दिलवाई और उसके बाद फिर अगला जो उन्होंने स्टेप किया वो भी इतलात यही हैं, जरा ये दावा करते हैं कि उन्होंने एग्जेक्टिव तक ये पैगाम भिजवाया। उन्होंने कहा कि अब जो मुदाखलत है वो नहीं होनी चाहिए थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो अब आप ये मुदाखलत नहीं करेंगे। ये तो खबर आ गई हमारे पास, बहुत बड़ी खबर है। ऑब्वियसली आपका क्रेडिट है, आपकी मेहनत है। पर्सपेक्टिव क्या क्या, मतलब क्या क्या मुमकिनात में से क्या क्या है कि बाकी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इतना इंडिपेंडेंटली स्टांस के, इतना इंडिपेंडेंटली खड़े होना चाहते हैं कि वाकई मैंने जो पिछले कदगने लगती रही जुडिशरी के ऊपर वो सारी साफ करनी है, एक दफ़ा फिर से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सबको इकट्ठे करना, या ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम है कि चलो यार एक दफ़ा जो पहले हो गया मैं तो बन गया चीफ जस्टिस,
मंसूर अली शाह साहब भी नहीं बन सके, उनसे भी गले लगा लिया, उनके भी सारे प्लान्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, जजेस से भी मिल लिया, या सिर्फ ऑप्टिक्स पे काम किया जा रहा है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल रहें? देखिए, इसमें वाकई हकीकतन दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक चीज़ तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने बता दिया है। अब उस इन्फॉर्मेशन से जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आता है वो ये है कि जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इस्टेब्लिशमेंट के सामने और फेडरल गवर्नमेंट के सामने डट गए और अपनी जुडिशरी के साथ खड़े। ये हम यूट्यूब पे ऊपर बेचने के लिए मंजन अच्छा है, व्यूज भी आएंगे, तासुर भी यही आता है, मंजन अच्छा है कि इन ऑप्टिक्स को देखते हुए। वहीं पे मैं जब पर्टिकुलरली इन 6 जजेस के खत वाले मामले को देखता हूँ तो मैं जाता हूँ माजी में, जब जस्टिस याहिया अफरीदी उस सो मोटो नोटिस केस में बैठे थे बेंच में, जब काजी फायजी साहब को वो सो मोटो नोटिस लेना पड़ा था, उसमें ये रिक्यूजल कर गए थे, बेंच से उठ गए थे। इन्होंने एक नोट लिखा था, मैंने वो एक नोट पढ़ा। जब ये खबर मेरे सामने आई तो मैंने इसको, हालांकि वो मैंने रिपोर्ट भी किया हुआ था, लेकिन अपनी याद दहानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी का नुक्ता नज़र ये था कि चूंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इन जजेस ने एड्रेस किया है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस मामले पर जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाना चाहिए, और अगर मुदाखलत हो रही है तो जजेस ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यही उन्होंने डायरेक्शन मांगी भी थी ना। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में होना चाहिए। अगर आप एक ओपन कोर्ट में उन जजेस को आके ला के खड़ा कर देंगे या उनके मुतालिक डिस्कशन शुरू कर देंगे, एक तो इसके ऑप्टिक्स भी अच्छे नहीं जाएंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 184(3) का जो इस्तेमाल है सो मोटो का कर रही है, वो ये समझते थे कि वो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की आज़ादी के खिलाफ है। ठीक है, दो काम करने चाहिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट या इस मामले को टेकअप करे, और उसके बाद इस मामले को खुद ही हाई कोर्ट्स अपने मामले पर खुद ही देखें सारे। वैसे मेरे नजदीक क्या ही बेहतर होता कि हाई कोर्ट्स अपने मामले को खुद देखती। तो उनका ये जो स्टांस था ना, उसके बाद अब उन्होंने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी बुलाया। हाँ, अब एक तो इसमें भी दो राय हैं। एक ये राय आती है कि जी कोई भी आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो तमाम इजलास एक मरतबा बुलाता है, अब ब्रीफिंग लेता है और बाकी चीजें देखता है, लंबे टेन्योर के लिए, लंबे 3 साल के लिए, तो उनका ऑब्वियस प्लान होगा। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो शिकायत हैं वो भी पड़ी हैं। एक तो ये है कि वो रूटीन का मामला, और दूसरा ये है कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के तनाजुर में उसे अपडेट कर दे। तो एक तो जब मैं इस नज़र से देखता हूं तो मुझे लगता है कि नए आने वाला जो चीफ जस्टिस है, माजरत के साथ, फिर जब काजी फैसल साहब जा रहे थे, उनका रिटायरमेंट का रेफरेंस था, जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 बातें की। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरजीहात, रूल ऑफ लॉ, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर, और तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा, मिसाल देके कहा, चित्राल में बैठा एक डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर मेरी अदालत में बैठे मेरे साथी जजेस, तमाम जुडिशरी के हर जज की जो डिग्निटी है उसको मैं इंश्योर करूं। ये तो काजी साहब भी कहते थे। काजी साहब मानते ही नहीं थे ना कि मुदाखलत हुई। नहीं, लेकिन कहते तो वही थे ना कि इंडिपेंडेंट हैं, जज अपना काम कर रहे हैं, मैं नहीं। काजी साहब तो अपने जजेस के बारे में ये भी कहते थे कि आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, मैं साथ कहाँ खड़ा हूँ वो तो दूर की बात। उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दी कि मैं जुडिशरी के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं सिर्फ एक चीज एस्टैब्लिश यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि दावे पहले भी होते रहे, आपकी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल होते रहे। इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे भी हमने वो पिछले टेन्योर में देखा। गॉट इट, उसी तरफ हम आ रहे हैं। तो जब मैं उनकी उस मैं चीजों को ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस खबर के बाद। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं जो डिग्निटी है इस सारे मामले में वो जजेस की, उसको मैं अपहोल्ड कराऊंगा। और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे याहिया अफरीदी, ये जो जजेस के बारे में हम सहाफ़ी भी बैठ के बड़े जज्बाती भी हो जाते हैं, तो वो उस बात को भी पसंद नहीं करते और उनके ऊपर नागवार गुजरे। और वो बहुत सारी खबरें भी अब वो ना सुप्रीम कोर्ट की बहुत फिल्टर होके प्रेस रिलीज के जरिए बाहर आती है, पहले वो खबरों वाली भरमार भी नहीं आती। तो ये सारे मामला जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर उनका शायद ये एक एम्बिशन हो, मिशन हो कि उन्होंने जुडिशरी को मुदाखलत से पाक करना। अल्लाह करे। इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो अब ऑब्वियस है कि ये खबर हमने दे दी, 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, उनके सिमत का तयन आ जाएगा कि ये ऑप्टिक्स थी या हकीकतन ऐसा चाहते थे। ठीक है, बिल्कुल। ये अब हम वक्त पे छोड़ देते हैं। जो लेकिन उसका एक तयन हम कर सकते हैं ना, अभी से हम कर सकते हैं। इस मुलाकात को 2-4 दिन हो गए। हाँ, हो गए। 2-4 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मिजाज में, रंग में कोई तब्दीली दिखाई दी? आप अगर ये देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ थी, मतलब इदारों के सरबराहान को बुलाना उनके लिए एक
रूटीन का मामला था, सेक्टर कमांडर बुला लो, फलाना आईजी बुला लो, फलाना बुला लो, क्योंकि ये हाई कोर्ट जो है, क्योंकि इन जजेस ने खुद उस चीज को फेस किया हुआ है। तो मिसिंग पर्संस के केसेस में जजेस के अपने खानदान के लोग उठाए जाते रहे ना, इसाक साहब की गल। हाँ एग्जैक्टली। और फिर एक और जज साहब थे। तो इन सारे मामलात को देखते हुए बड़े टची हैं 199 को, जो कि हर जज को देखना भी चाहिए, लापता अफराद। एग्जैक्टली। तो उस सारे मामले में जब ये आईनी तरमीम का शोर उठा ना, एक जज साहब जो है वो रुखसत पे चले गए, बाकी जज साहब जो थे वो थोड़े से धीमे पड़ गए। वही जज साहब की रुखसत है ना जिनके इस्तीफे का भी शोर मचा। एग्जैक्टली। वो वापस भी आ गए। गालिबन उन्होंने एक आध हफ्ते के लिए मजीद भी जाना है आगे छुट्टियों के लिए ना। क्या इलाज का कोई मामला है, कोई फैमिली कमिटमेंट है, मतलब ये भी एक खबर है। वो इसमें एक चीज ये भी थी कि उन्होंने गर्मियों की जो छुट्टियां थी ना वो नहीं ली। बाबर सत्तार साहब की बात कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में वो अदालत में आते जाते रहे। हाँ, तो उसके बाद सभी आते रहे, तो वो फिर गालिबन उनको एडजस्ट की जाने। तो उस हवाले से मजीद क्या है, कोई फैमिली मामला हैं वो मुझे ज्यादा नहीं पता। फिर अब अगर ये सारे मामलात हम देखें तो दूसरी जो राय है वो समझ आती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे हैं ऑप्टिक्स के लिए। जस्टिस याहिया अफरीदी तमाम लोगों से मिलकर उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब को, जस्टिस मंसूर को साथ मिला रहे हैं। ऑन बोर्ड है मेरे साथ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी, कि एक तो ऑब्वियस है वो आए हैं तो वो चाहते होंगे उनकी रिट भी कायम रहे, उनके तमाम जजेस से ताल्लुकात भी अच्छे रहें और चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन ऑप्टिक्स के लिए वो इन जजेस को कहेंगे कि बस अब मैं करवा रहा हूँ, आगे करवा रहा हूँ, मेरी बात हो गई है, बाकी मामलात हैं। और इस तरह चलते चलते ये मामलात मुदाखलत भी चलती रहे और ये सारे मामलात चलते जाएं और वक्त गुजरता है। मलिक साहब लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब ज़ाती राय है मेरी, और तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज़ है, सुप्रीम कोर्ट लॉ, कोर्ट रूम, ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। लेकिन जो काई साहब के दौर इक़्तिदार में या जो चीफ जस्टिस में हुआ ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी और के दौर में पॉसिबल भी होगा। तो एग्जैक्टली तो ये जब ये कोई ना कोई स्पाइन जरूर होएगी यार, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर आएगी। जो काई साहब होता है फिर तबाही हुई है ना उस टाइम पे। और इस सारे मामले में जस्टिस याहिया अफरीदी के अगर माजी के मैं कुछ फैसले भी देखता हूँ, मतलब अगर वो एक मशहूर ज़माना 14 में एक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया, सो मोटो नोटिस जस्टिस बंदयाल की जानिब से लिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी उस मामले में भी वो बेंच से अलग हुए। उन्होंने कहा कि ये सो मोटो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए था क्योंकि हाई कोर्ट में अभी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो पेंडिंग है। तो ये लेजिट नहीं था क्या है? वो इन कुछ जजेस का ये राय है। क्लैरिटी, ये उस टाइम पे बड़ी क्लैरिटी आई थी, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी। आई स्टिल रिमेंबर, इसके ऊपर बड़ी बहस हुई थी कि यार जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऊपर नहीं तो, लेकिन हाई कोर्ट को डिसाइड जल्दी करना चाहिए। डिसाइड जल्दी मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। हाँ, डायरेक्ट जल्दी डिसाइड कर, 3 दिन 6 दिन में हफ्ते के अंदर। तो उन्होंने उस मामले में भी कहा कि ये हम हाई कोर्ट्स की पावर्स को कर्टेल कर रहे हैं। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी का एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि आइन के आर्टिकल 184 में सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन के आर्टिकल 185 में एपलेट जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को अपीलें सुननी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है। ठीक है। तो जब इन सारी चीजों को देखता हूं तो फिर ऑब्वियस है कि उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ भी खड़ा होना है। उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जजेस के अख्तियारात को, पावर्स को इंश्योर भी करना है और अगर कहीं मुदाखलत हो रही है तो उन्हें कॉन्फिडेंस दे के वो कोशिश जरूर करनी है कि एटलीस्ट मुदाखलत कम हो। मतलब ओवरऑल व्यू आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो नेक नीति से कोशिश कर रहे हैं अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। तो मैं क्योंकि एक चीज ये बड़ी बाज़गश थी इसकी क्लैरिटी का, इसका किसी के पास भी वो नहीं था। मतलब कहते हैं कंफर्म खबर बाबर सत्तार साहब की रिजाइन वाली, और फिर ये मलिक साहब ही की खबर भी है कि ये सीरियसली ये डिस्कस भी हुआ है कहीं पे। देखें डिस्कस इसलिए हुआ, जब मैं देखता हूँ ना मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में क्या चीजें डिस्कस हुई होंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री का मामला नेचुरल है ना। मतलब उन जजेस ने बैठ के बताया होगा कि अगर हमने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को हजूर खत लिख दिया जो कि हमारे साथ मुदाखलत हो रही थी। और एक और बात मैं बताऊं, वो जो खत है ना जजेस का 25 मार्च का, वो सर उसमें तो कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है जो उनके साथ होता रहा है। वो इतने कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे ना, मतलब जहां जहां जाके हमारी रियासत बदकिस्मती से जजेस के साथ जो कुछ करती रही है उन्होंने बहुत फिल्टर आउट करके वो चीजें बताई सिविलाइज्ड वे के अंदर। तो वो चीजें जब सारी डिस्कस हुई होंगी तो फिर ये भी हमें पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार के इस्तीफे की खबरें कौन फैलाता रहा। हाँ, वो रुखसत पे गए थे ना। हर जज जाता है, स्पेसिफिक ग्रुप साथियों पता, वहां से वो खबर बाहर आई। तो इस तरह की चीजें जब मैं देखता हूं तो जस्टिस बाबर सत्तार के रेजिग्नेशन का मामला भी डिस्कस हुआ होगा। जस्टिस जहांगीरी के डिग्री का मामला भी, इन जजेस के खिलाफ जो तज़हीक आमेज रियासती प्रोपोगेंडा था वो भी, और जो एक फैब्रिकेटेड सी कंप्लेंट्स थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वो सारी तो और वो चीफ जस्टिस के लिए भी है ना, आमिर फारूक साहब। वो तो देखिए अगर कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा होता, ये जजेस उन्होंने साथ वो एनेक्सचर में अटैचमेंट लगाई कि हमने सबसे पहले हम बराह रास्त आपका दरवाजा नहीं खटखटा रहे, हमने अपने चीफ को लिखा। पहली बात ये कि वो इस जानते हुए इस मुदाखलत के ऊपर उन्होंने जब कोई इकदाम नहीं लिया तो फिर
मिसकंडक्ट इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। दूसरा, आपको याद होगा ये लड़ाई शुरू हुई थी इमरान खान के खिलाफ, अभी ये मुकदमात की भरमार थी नहीं। इमरान खान 9 अप्रैल को जब हटे, उन्होंने एक तहरीक शुरू की, तो टेरियन वाइट केस एक मरतबा, फिर चौथी मरतबा, 3 हाईकोर्ट डिसाइड कर चुकी थी, चौथी मरतबा यहाँ आया और लड़ाई का आगाज वही बना कि आमिर फारूक साहब जो थे वो एक जज से फैसला तब्दील करवाना चाहते थे, और गालबन उन्होंने ही बताया होगा ना कि मेरा फैसला ये है, जहांगीरी साहब का फैसला ये है, एक जज जो है वो अगर मेरे साथ आके मिल जाएं तो फिर ISI और बाकी लोगों ने खत के मुताबिक उन्हें अप्रोच किया। तो फिर जब वो फैसला, अब इस खत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब जब एक्सपोज हुए तो फिर वो दोबारा केस लगा टेरियन वाइट वाला। उसमें जो उसका जजमेंट है ना, वो आप जजमेंट भी पढ़ें और ये खत का मामला भी देखें, तो इससे बड़े 2 मिसकंडक्ट तो हो ही नहीं सकते किसी भी जज के खिलाफ। वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही डिसाइड करेगी। एग्जैक्टली। बहरहाल ये मेरे नज़दीक बहुत बड़ी खबर है कि उन 6 जजेस को कॉन्फिडेंस देना इज़ लाइक कि आप अपनी जुडिशरी को और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि यार नहीं, अभी ये अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एक निज़ाम है, एंड वी आर राइट हियर फॉर यू गाइस, कि अगर मेरे घर के अंदर के कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस है तो मैं उसको फिक्स करूंगा, और मेरे मुल्क के अंदर कहीं पे डिस्टर्बेंस है तो कम टू मी, मेरे पास आइए, आई एम हियर। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव सी डेवलपमेंट थी। इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।